नमस्कार साथियों। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में जो केस हुआ था उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। उसमें कुछ पेंच है, कुछ बहुत सारी उसमें जटिलताएं हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मानवाधिकार परिषद, एसआईटी, सीबीआई, इन सब में ये सब मामला गया, एफआईआर दर्ज किया गया, बहुत सारे बयान लिए गए, बयानों में बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। तो उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करना है कि आखिर मामला क्या है और केस कहाँ तक आगे बढ़ गया है। हाथरस वाला जो केस है कहाँ तक आगे बढ़ गया है। ये 14 सितंबर 2020 की घटना थी। 14 सितंबर को जब ये केस हुआ तो उसके भाई ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने गया। चंदपा करके थाना इलाका पड़ता है, वहाँ पर वो गए, अपने एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर में लड़के ने धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास ये वाला दर्ज कराया था। छेड़खानी, ये सब जो धाराएं होती हैं, एक दो धाराएं ऐसे दर्ज करवाए थे उनके भाई ने। 14 सितंबर को जब लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया तो वहाँ पर जाकर के लड़की से पहला बयान लिया गया कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। तो लड़की ने बताया कि उसके गला जो है दबाने का प्रयास किया गया था, गला दबाया था। एक संदीप नाम का लड़का था, उसने उसका गला दबाया था, ऐसी लड़की ने पहला बयान दिया। उसकी माँ से भी बयान लिया गया कि मामला क्या था। लड़की माँ ने भी बताया कि छेड़खानी करके कुछ ऐसा मामला है। यानी स्पष्ट रूप से उसमें बात निकल करके नहीं आई कि आखिर मामला क्या है। अब शायद जो पहला बयान उनका रहा होगा वो सच्चाई है कि सच्चाई नहीं है। बयान बदलते रहें तो थोड़ा सा उसमें संशय उत्पन्न होना लाजमी है। दूसरा बयान करीब 4-5 दिनों के बाद दूसरा बयान लड़की से लिया गया। दूसरे बयान में लड़की ने कहा कि एक तो गला दबाने का प्रयास किया था और दूसरा लड़की को जो है छेड़खानी करने का भी प्रयास किया गया था। तो दो धाराएं जो है एफआईआर में फिर से बढ़ा दी गई कि एक तो 307, एक छेड़खानी वाला प्रयास, ये दो धाराएं उसमें और बढ़ गई। करीब 19-20 सितंबर को कांग्रेस के एक बड़े नेता वहाँ पर आए, उनके घर में, पीड़िता के घर में, उनसे मिले जुले। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी कि 22 सितंबर को लड़की से तीसरा बयान लिया गया और तीसरे बयान में लड़की ने कहा कि उसका 2 लड़के ने रेप किया और 2 लड़के वहाँ पर खड़े हुए थे। वो जब मैं चिल्लाई तो उसकी माँ वहाँ पर आई तो माँ की आवाज़ सुनते ही वो दोनों लड़के भाग गए। यानी कि लड़की के कथनानुसार उसका 2 लड़के ने रेप किया था। एक चीज़ इसमें स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उस लड़की के नाम को गोपनीय रखना ये कानूनी बातें हैं। अगर किसी लड़की जिसका रेप हुआ है उसके नाम को या उसके जो निजता वाली बातें हैं, निजी बातें हैं, प्राइवेट बातें हैं, उसको अगर उजागर किया जाता है तो ये कानूनी रूप से गलत है और ये एक तरीके से कानून का उल्लंघन है। क्योंकि आईपीसी की धारा 128 से 126 है, उसमें ये बातें कही गई हैं कि किसी लड़की का अगर 375 376 के तहत मुकदमा एफआईआर दर्ज होता है तो उस लड़की के नाम को, जो उसकी निजी बातें हैं, उसको उजागर करना अपराध होगा और 2 साल की सज़ा उसमें दी जा सकती है। ऐसी बातें उसमें की गई थी। उसके बाद केस आगे बढ़ता गया। तीसरा बयान हुआ 24-25 सितंबर को लड़की का देहावसान हो गया। 29 सितंबर को, जैसा कि हाथरस के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को रात के 12:30 बजे बोलगढ़ी गांव में लड़की के शव को लेकर के आया गया। फिर रातों रात उसको करीब 1:30 बजे 2 बजे रात में ही अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया। तो इस पर भी मामला जो है गरमाने लगा, राजनीति बढ़ने लगी, बहुत सारे नेता वहाँ पे आने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। तो रात में जो ये शवाधान किया गया तो उसका भी विरोध जो है पूरे भारत में तेज़ी से उठने लगा। तो ये जो मामला है वो मानवाधिकार आयोग ने भी उठाया। अभी कल ही मंगलवार को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 अक्टूबर 11 अक्टूबर, इस बीच में मानवाधिकार आयोग ने कहा कि हाथरस वाले केस में जो लड़की के शव को रात में जलाया गया वो मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है, उसका उल्लंघन है। उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उसकी खंडपीठ, लखनऊ वाली जो खंडपीठ है, उसने भी कहा है, उसका जो ट्रायल चल रहा है खंडपीठ में, उसका नाम भी रखा गया है कि जो लड़की का शवाधान किया गया रात में, तो शवाधान करने का अधिकार जो है, इस नाम से ट्रायल भी बाकायदे चल रहा है। और सीमा कुशवाहा नाम की जो अधिवक्ता हैं वो लड़की की तरफ से, पीड़िता की तरफ से केस भी लड़ रही हैं और लड़के की तरफ से भी कोई केस लड़ रहा है। एक सार्वजनिक टाइप के एडवोकेट हैं, वो भी उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग बातें आई। एक तो जब उच्च न्यायालय ने हाथरस के जिलाधिकारी से पूछा कि आपने रात में लड़की के शवाधान, मतलब उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, तो हाथरस के जिलाधिकारी ने कहा कि
जब 12:30 बजे रात में बोलगढ़ी गांव में उसके शव को लेकर के आया जा रहा था, तो गांव के बाहर यानी कि इलाके में, आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा शांति व्यवस्था नहीं थी, लोक व्यवस्था पूरा दुरुस्त नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, बहुत सारे लोग जमा थे, और वो हम कह सकते हैं हिंसक प्रवृत्ति की थोड़ा सा हो रहे थे, यानी कि वो हिंसा करने पे उतारू थे, लाठी डंडा पत्थरबाजी ये सब करने पे उतारू थे। तो जो लोक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती अगर लड़की के शव को सवेरे तक का समय दिया जाता, ये हाथरस के जिलाधिकारी ने कहा। लेकिन सीमा कुशवाहा ने उस पर बहुत तेज़ी से डपटते हुए कहा कि अगर कोई लड़की किसी जिलाधिकारी या किसी एसपी या किसी नेता की लड़की होती, क्या उसके भी शव को रात में ही जला दिया जाता है? तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ गई। और एक एडवोकेट हैं, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 की बातें भी उसमें कर दी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में ये बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अबाध आचरण करने की, उसको मानने की, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये बातें उसमें कहीं, तो ये जो अनुच्छेद 25 है, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की जो बातें हैं उसको मानने की स्वतंत्रता है, उसको अबाध रूप से उसकी आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ये उसका उल्लंघन था, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार देखा जाए तो रात में शवदान नहीं किया जाता है, जबकि लड़की का रात में शवदान किया गया था। तो ये बातें उनकी भी सही हैं, हाथरस के जिलाधिकारी की बातें भी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उनकी बातें भी सही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डायलेमा है, एक दुविधा वाली बात ये है कि अनुच्छेद 25 में एक बात तो ये कहा गया कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसी में 3-4 क्लॉज और हैं। अगर पहला क्लॉज पढ़ा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर लोकाचार, जो लोक व्यवस्था है या जो सदाचार है, शांति व्यवस्था है, इन सब के मद्देनज़र रखते हुए किसी को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार होगा। तो जिलाधिकारी ने जो तर्क दिया कि लोक व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, क्योंकि लड़की के शव को दिया जाता तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तबाही होती, और लड़की के जो शव है वो मतलब धीरे धीरे ख़राब होने की अवस्था में भी आ रही थी, तो उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हाथरस के जिलाधिकारी ने कहा, फिर उधर से सीमा कुशवाहा ने भी कहा, फिर अन्य एडवोकेट ने भी कहा, मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर टिप्पणी की। 30 सितंबर को जो माननीय योगी जी की सरकार ने SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया। उसमें 3 लोगों को सदस्य बनाया गया, एक महिला भी हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जो गृह विभाग के सचिव हैं, और वो दलित समाज से आते भी हैं। तो उनको जो है उसमें अध्यक्ष भी बनाया गया है, यानी कि SIT में जो 3 सदस्य हैं वो उन्हीं समाज से आते हैं जिस समाज से लड़की आती थी, यानी कि वो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी या कहें कि जो शुचिता होती, जो ईमानदारी होती है, वो तो बरतेंगे ही। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि SIT तो सरकार की है, उसमें ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाएगा। तो योगी सरकार ने खुद अपनी तरफ से ये निर्णय लिया कि हम CBI का गठन करेंगे। उन्होंने अपने गृह विभाग के जरिए सेंट्रल जो होम मिनिस्ट्री है उसको खत लिखा, चिट्ठी लिखे कि हमें CBI चाहिए, CBI का सहयोग चाहिए। गृह विभाग ने फिर उसको केंद्रीय जो प्रधानमंत्री है उसके PMO ऑफिस तक पहुंचाया गया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, CBI का गठन किया जाएगा। CBI का गठन भी किया गया। जो गाज़ियाबाद की एकेडमी है, CBI की एकेडमी है, वो वहाँ से कुछ सदस्य जाकर के बोलगढ़ी गांव में पीड़िता के परिवार से मिली, फिर सफदरजंग अस्पताल में गए, जो पूरी बातें हैं उसका खोजबीन भी कर रहे हैं। और SIT की जो पहली रिपोर्ट आई थी, 30 सितंबर को गठन हुआ था, और पहली रिपोर्ट उसकी 2 अक्टूबर को आ गई थी। 2 अक्टूबर में SIT ने कहा कि 2 बातें कहीं, और 2 बातें बड़ी गंभीर बातें हैं। उसमें पहली बात उन्होंने ये कहा कि लड़की का जो है मेडिकल जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ये तथ्य सामने आ रहा है कि उसका रेप हुआ ही नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़की का रेप हुआ ही नहीं था। जो ADG हैं उन्होंने भी ये बात कहा था कि लड़की का रेप नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ गलत बातें बोल दी थी, उनको शायद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन जो मेडिकल जांच है, फॉरेंसिक जांच है, उसके अनुसार SIT ने और मेडिकल वालों ने भी ये चीज़ कहा कि उसका लड़की का रेप नहीं हुआ था। अब ये सब जो अफवाह हैं, बातें हैं, उनकी रिपोर्ट हैं, इसको कोई मतलब संशय के घेरे में आ रहा था, इसलिए CBI का गठन कर दिया गया। अब CBI में भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के कोई मतलब जो जज हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए। लेकिन पब्लिक डिमांड आने से पहले ही योगी सरकार ने जाकर के उच्चतम न्यायालय में एक गुहार लगा दी थी, लोगों की डिमांड से पहले ही गुहार लगा दी थी कि ये जो CBI का गठन किया गया है ये पूरी निष्पक्षता से काम करें,
इसके लिए हमें एक उच्चतम न्यायालय के जज की भी आवश्यकता है, उनकी निगरानी में जांच हो, ताकि किसी प्रकार का पब्लिक में सस्पेंस न जाए, किसी प्रकार का संशय वाली भावना न जाए कि सीबीआई भी तो सरकार के अंडर में काम करती है। तो पब्लिक डिमांड के आने से पहले ही योगी जी ने डिमांड रिक्वेस्ट दरख्वास्त कर दी थी न्यायालय से कि हमें आपकी निगरानी में जांच करवानी है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग ज़्यादा उतावले हो जाते हैं इन सब मामले में। एक तो हमारा जो नियम है, जो कायदा है, भारत की जो न्याय प्रणाली है, वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसका दोष साबित नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग तुरंत कहने लगते हैं कि फलाने को लटका दो, फलाने का ये काट दो, फलाने को वहाँ लटका दो, उल्टा जला दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जब तक पूरे केस की निगरानी, उसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाए, अभी कल का कोई आकर के कह दे कि एक्स व्यक्ति ने हमारे साथ ये कर दिया, तो एक्स व्यक्ति को पकड़ करके लटका थोड़ी ना देंगे, उसकी पहले जांच करेंगे कि ये मामला सही भी है कि नहीं सही है। क्योंकि 2016 में करीब करीब जितने केसेस दर्ज हुए थे रेप के, उसमें से 40% केसेस ऐसे थे जो फर्जी थे। तो इन सब मामले में बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। लड़की के भी 3-3 बार बयान बदलना, लड़के का 3 बार बयान बदलना, लड़की की माता का भी बार बार इधर उधर बात घुमाना, फॉरेंसिक रिपोर्ट आना, मेडिकल रिपोर्ट आना, जिलाधिकारी की बात कहना, सीबीआई का गठन हो गया तो वो भी अपनी बातें जो कहेंगी सो कहेंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए, लैंगिक विभेद से थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ी नारीवादी सोच से बचना चाहिए, लड़का और लड़की में विभेद ना करते हुए, यानी लड़का लड़की को समान एक नज़रिए से देखते हुए इसमें देखना चाहिए कि मामले की आखिर बात क्या है, निष्पक्ष है। लोग कहते हैं निष्पक्ष न्याय दो। निष्पक्ष न्याय तभी मिल सकता है जब निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो। जब हम एक पक्ष को पहले से दोषी मान लेंगे कि फलाने ने तो किया ही, रेप किया है, उसको उल्टा लटका तो जांच करने की जरूरत नहीं है, तो निष्पक्ष न्याय नहीं हुआ। निष्पक्ष न्याय मतलब होता है कि दोनों पक्षों को सुनो, जो तथ्य है तथ्य के आधार पर निर्णय दो। इसमें अभी कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कानून जो है टाइट कर दिया जाए। 2012 वाला निर्भया वाला केस आया था, कानून बहुत टाइट किया गया, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फर्जी वाले केसेस भी आने लगे। लेकिन कानून बहुत ज़्यादा टाइट करने से कुछ नहीं होता है। बांग्लादेश में अभी जो वहाँ पे एक कानून है, बांग्लादेश में महिला एवं बाल करके एक कानून है, वहाँ पे अधिनियम है, विधेयक है। पहले विधेयक में ये था कि अगर किसी के साथ रेप हो जाता है तो आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था, अधिकतम जो है आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन अभी कल ही परसों में वहाँ पे संशोधन हुआ कानून में, उसमें ये कर दिया गया कि अगर किसी के साथ रेप होता है तो उसको फांसी की सज़ा तुरंत उसका प्रावधान किया जाएगा। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में पहले जितने रेप के केसेस हुआ करते थे, अभी क्या फांसी की सज़ा का प्रावधान कर देने के बाद उनमें बांग्लादेश में कोई सुधार होता है कि नहीं होता है। तो वो वहाँ की जो 1 साल के बाद की जो रिपोर्टें आएंगी तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या इसका असर पड़ा। लेकिन भारत में भी अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल हो गए हैं, 2012 वाला केस हुआ था, 2020 हो गया है, 8 साल में कोई बदलाव नहीं आया है। कानून बहुत सारे आए, पोस्को अधिनियम आया, 375-76 तहत दर्ज होते हैं मामले। अनेक उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी रोमियो करके एक्ट लेकर के आए थे। तो कानून बहुत सारे आ जाते हैं, कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक लड़की लड़कों में भेद किया जाएगा, जब तक लड़की को आभूषण बना करके रखा जाएगा, जब तक दहेज प्रथा चलती रहेगी, जब तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, जब तक लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक लड़कियों के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, और जब तक ये भेद चलता रहेगा, रेप के केसेस आते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कड़ी से कड़ी कानून समाज को नहीं बदल सकते हैं, लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। अभी कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, उसमें एक माता पिता आए थे, वो केबीसी में खेलने के लिए आए थे। तो अमिताभ बच्चन के सामने, श्री अमिताभ बच्चन के सामने उन्होंने कहा, माता ने कहा कि हमारी एक लड़की है, वो बहुत सहयोग करती है, हम उसको बहुत मानते हैं, हम लड़का लड़की में भेद नहीं करते हैं, हम उसको इतना मानते हैं कि वो हमारे लड़के के समान है, हम उसको लड़का मानते हैं, लड़की नहीं मानते हैं, उसको हम इतना मानते हैं कि हम उसको लड़की नहीं मानते, लड़का का दर्जा देते हैं। अमिताभ बच्चन इस पर गुस्सा हो गए कि आप अपनी विचारधारा में ही ये बात लेकर के आ रही हैं कि लड़का श्रेष्ठ होता है, अगर लड़की बहुत बढ़िया काम कर रही है मतलब कि लड़का के समकक्ष हो गया।
तो ये जो मानसिकता है, जो दूषित मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, इससे निकलने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग डेंग मारते हुए कहते हैं कि हमारी लड़कियां को हम लड़की नहीं मानते हैं, लड़की मनबे नहीं करते हैं, वो लड़का है हमारे लिए। और बड़े प्यार से बेटी को बेटी नहीं बुलाते हैं, बेटा बुलाते हैं। अब बेटा बुलाते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा तीर मार दे रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बेटा बुलाने या लड़की को लड़का मानने के पीछे मानसिकता यही है कि लड़का को श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो उनके दिमाग में संरचना बनी रहती है कि लड़का श्रेष्ठ है। अगर उनके पास एक लड़का एक लड़की होता तो लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अगर उनके पास सिर्फ लड़का होता तो शायद लड़की को पैदा भी ना करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि लड़का पाने की चाह में 4-4 बच्चे हो जाते हैं। तो उधर लड़की को लड़का बनाने का वो जो है वो तुलनात्मक रूप से होता है, वो दरअसल लैंगिक विभेद है। तो ये जब दूषित मानसिकता से जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये केस आते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसको कड़े से कड़े कानून जो हैं वो समाज को, समाज की संस्कृति को, उसके जो रहन सहन है, उसकी जो शिक्षा पद्धति है और उसकी जो मानसिकता है उसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अब इस केस में केस कैसे कैसे आगे बढ़ता है वो देखा जाएगा। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, इसमें कोई भी मेरा ओपिनियन नहीं है, ये वही बातें हैं जो अलग अलग संस्थाओं ने कहा है, जो अलग अलग पदाधिकारियों ने कहा है। जैसे जैसे केस आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने जो बातें कही हैं, मानवाधिकार आयोग ने जो बातें की हैं, सिर्फ वही बात किया हूँ। इसमें मेरी तरफ से कोई भी ओपिनियन, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं वही चीज़ बताया हूँ जो पढ़ा हूँ। इसमें आपका क्या ओपिनियन है उसको आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।